एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। मैं इस वक्त बहुत अहम मिशन पर जा रहा हूं। वापसी पर ग्लोरिया से भी निमट लूंगा, और तुम्हारी तो खैर हैसियत ही क्या है। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि कराची में रुककर तुमसे पूछगिछ करता, इसीलिए तो तुम भी इस ट्रॉलर पर नजर आ रहे हो। बॉस की बात पर मैंने पूछा, और वो अहम मिशन क्या है? बॉस हंसकर बोला, करोड़ों का बिजनेस। उसी वक्त तैमूर एक बार फिर कैबिन में दाखिल हुआ। बोला, बॉस, दूर एक लॉन्च नजर आ रही है। मुझे तो शुबा है कि वो नेवी की लॉन्च है। बॉस बुरी तरह चौंक उठा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, नेवी की लॉन्च? फिर ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, वो कमबख्त ग्लोरिया होगी। तैमूर के हाथ में दूरबीन थी। बॉस ने झपट कर उससे दूरबीन ली और कैबिन से बाहर निकल गया। मैं इत्मीनान से सोफे पर फैल कर बैठ गया। तैमूर मेरे सामने ही खड़ा था। वो गोया मेरी निगरानी कर रहा था। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, इस वक्त ट्रॉलर पर कितने आदमी हैं? तैमूर तंजिया लहजे में बोला, तुम्हारे लिए तो खैर मैं अकेला ही काफी हूँ। वैसे इसके अलावा इस वक्त ट्रॉलर पर हमारे 10 आदमी और 12 के करीब माहीगीर हैं। अचानक कैबिन के बाहर मुझे हलचल सी महसूस हुई। तैमूर जल्दी से बाहर निकला और कैबिन का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अब मैं सिर्फ बाहर की आवाजें सुन सकता था, भागते हुए कदमों की आवाजें, लोगों की घबराई हुई आवाजें। 10-15 मिनट तक यही होता रहा, फिर सुकूत छा गया। मैं आवाजों पर कान लगाए बैठा रहा। फिर किसी ने कैबिन का दरवाजा बाहर से खोल दिया। वो कोई माहीगीर था। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, हम लोग के बोट को नेवी पुलिस ने घेर लिया है, अभी क्या करने का है? मैं तेजी से अरशे पर निकल आया। नेवी की 2 लॉन्चें आगे पीछे ट्रॉलर की तरफ बढ़ रही थीं। मैंने उसी माहीगीर से पूछा, दूसरे लोग कहाँ हैं? माहीगीर ने नेवी की लॉन्चों को घूरते हुए कहा, वो लोग तो सब छोटा बोट में बैठ कर निकल गया साहब। कोई मेगाफोन पर बोलने लगा, सब लोग डेक पर आ जाएं, हम ट्रॉलर की तलाशी लेना चाहते हैं। सारे माहीगीर एक एक करके डेक पर आ गए। नेवी की लॉन्चें हमारे ट्रॉलर से बिल्कुल लग गईं। ट्रॉलर का इंजन बंद कर दिया गया। फिर नेवी के आदमी खुद कूद कर हमारे ट्रॉलर पर आने लगे। न जाने उस ट्रॉलर पर क्या था। बॉस किसी अहम मिशन पर जा रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि अब फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर होगा। नेवी वालों ने बहुत माहिराना अंदाज में ट्रॉलर के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली और 2-3 ब्रीफकेस अपने कब्जे में ले लिए। फिर उन लोगों ने मुझ समेत तमाम माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि बॉस का एक भी आदमी ट्रॉलर पर मौजूद नहीं था। वो सब फरार हो गए थे। रात गए हम कराची पहुंचे। वहां हम लोगों को जिन अफसरों के सामने पेश किया गया, उनमें आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी का एक कमांडर और पुलिस के आला अफसर थे। वहां पहली दफा मुझे इल्म हुआ कि ट्रॉलर पर ऐसे कागजात और सामान पाया गया है जो अगर किसी पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के कब्जे में चला जाए तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता। पुलिस का एक SSP मुझे घूर घूर कर देखने लगा। फिर दूसरों से मुखातिब हुआ, बोला, सर, मुझे शुबा है कि ये शख्स वही है जो हाईवे किडनैप केस में इन्वॉल्व है। आई थिंक इसका नाम कामरान है। वो सब चौंक कर मुझे यूं घूरने लगे जैसे मेरे सर पर अचानक सींग निकल आए हों। फिर कमांडर ने पुरजोश अंदाज में कहा, ये वही है। हाईवे पर इसके कब्जे से ट्रांसमीटर बरामद हुआ था, मगर ये बच निकला। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब तो मैं रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। मेरे कब्जे से वतन मुखालिफ सरगर्मियों के नाकाबिल तरदीद सबूत बरामद हुए थे। इन दस्तावेजात समेत मेरी गिरफ्तारी ने गोया इस अमर पर मोहर सब्त कर दी थी कि मैं गैर मुल्की एजेंट हूँ। मुझसे ज्यादा काबिल रहम हालत उन माहीगीरों की थी जो हर बात से लाइल्म थे। वो तो अपने बच्चों के लिए कमाने निकले थे और इस नागहानी आफत में मुब्तला हो गए। वो चीख चीख कर उन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग बेकसूर और सिर्फ मछेरे हैं। हमें नहीं मालूम कि ट्रॉलर के मालिकान क्या धंधा करते थे। हम तो सिर्फ मछलियां पकड़ने निकले थे।
फिर मुझ पे अजाब का एक सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग सुबह शाम मुझ पर तशद्दुद करते और मुझसे पूछने की कोशिश करते कि असल में मेरा ताल्लुक किस मुल्क से है। मेरा ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से होता तो मैं कुछ बताता, मेरे पास तो बताने को कुछ भी नहीं था। यूं मैं दोहरे अजाब में मुब्तला हो गया। कागजात में ट्रॉलर के मालिक का नाम मोहम्मद खान था। पुलिस ने तहकीकात की तो इंकिशाफ हुआ कि मोहम्मद खान का कोई वजूद ही नहीं है। उसका दिया हुआ पता भी गलत था। ये बात भी मेरे खिलाफ जाती थी। मैं अगर बॉस का नाम लेता तो वो सब मेरे जहनी तवाजुन पर शुबा करते कि मैं अपनी जान बचाने के लिए एक शरीफ शहरी को फंसा रहा हूँ। मुझे यकीन था कि बॉस ने किसी भी माहीगीर को अपनी शक्ल नहीं दिखाई होगी। जो लोग ट्रॉलर पर थे उन्हें उसने कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड कर दिया होगा और हर तरह से तैयार होकर बैठा होगा। मुझे लांडी जेल में रखा गया था। फिर यह तय हुआ कि मुझे लांडी से सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। पुलिस की एक गाड़ी सिर्फ मुझे लांडी से लेकर रवाना हुई। मेरे हाथों में हथकड़ियां थीं और मेरे इर्द गिर्द 6 कांस्टेबल बैठे हुए थे। गाड़ी 2-3 ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकी, फिर चलने लगी। मुझे बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे ये भी मालूम नहीं हो रहा था कि गाड़ी अब किस जगह से गुजर रही है और सेंट्रल जेल कितनी दूर है। हमें चलते हुए काफी देर हो गई थी। लांठी से सेंट्रल जेल का फासला इतना तो न था। मेरे साथ बैठे हुए कांस्टेबल भी पहलू बदल रहे थे। अचानक गाड़ी धचके से रुक गई। अगली सीट से एक एएसआई उतर कर पीछे आया और डपट कर बोला, कैदी को नीचे ले आओ। वैन का पिछला दरवाजा खुला तो मैं चौंक उठा। हम किसी सुनसान इलाके में खड़े थे। पुलिस के एएसआई के साथ सादा कपड़ों में मलबूस एक शख्स और भी खड़ा था। वो शायद एएसआई का कोई पुराना दोस्त था, इसलिए वो उसके गले में बाहें डाले खड़ा था। एएसआई ने दूसरा हुक्म दिया, इसकी हथकड़ी खोलो। एक कांस्टेबल ने चाबी निकाल कर मेरी हथकड़ी खोल दी। उसने दूसरा हुक्म दिया, तुम लोग गाड़ी में सवार हो जाओ। कांस्टेबल उलझे हुए अंदाज में गाड़ी में सवार हो गया। एएसआई के साथ खड़े हुए शख्स ने जरा हटकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर उसने घूमकर एएसआई के सर पर जरब लगाई। एएसआई बेहोश होकर गिरने लगा तो उस शख्स ने एएसआई को गिरने से पहले पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ वैन के अगले हिस्से में ले गया। मैं हैरत से वो कार्रवाई देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहा है। मैंने आगे बढ़कर देखा, ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर भी औंधा पड़ा था, गोया उसे भी बेहोश कर दिया गया था। इस कार्रवाई से फारिग होकर वो शख्स मुझसे मुखातिब हुआ। मेरे साथ आइए कामरान साहब। वो तेजी से एक तरफ रवाना हो गया। मैं बगैर सोचे समझे उसके पीछे चल दिया। वो बोला, हैरान बाद में होते रहिएगा, इस वक्त अपनी रफ्तार जरा तेज कर दें। मैंने तेजी से कदम उठाने लगा। वो न जाने कौन सा इलाका था, चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। जा बजा घनी खुदरौ झाड़ियां उगी हुई थी। वो शख्स उन झाड़ियों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ तेजी से एक तरफ जा रहा था और मुझे उसका साथ देना पड़ रहा था। मैंने चलते चलते पूछा, आप हैं कौन? अपना तारुफ तो करवाएं। वो मुस्कुराकर बोला, मेरा तारुफ ये है कि मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ और आपका हमदर्द हूँ। फजूल बातें सोचकर अपनी तवानाई ज़ाया मत करें। क्या आपके लिए इतना काफ़ी नहीं है कि मैं आपका मददगार हूँ? मैंने फूले हुए सांसों के दरमियान कहा, मगर आप मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हैं। वो तकरीबन दौड़ रहा था। उसका साथ देने में मेरा सांस फूल गया। वो हंसकर बोला, मगर आप मेरे लिए अजनबी नहीं हैं। बस अब इस सिलसिले में कोई बात मत कीजिएगा। मैं भी खामोश हो गया। मैंने खुद को अब हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा। फिर हम दोनों खामोशी से चलते रहे। झाड़ियां उबूर करके वो शख्स निस्बतन खुले मैदान में आया और मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपने हलक से उल्लू की सी आवाज निकाली। फौरन ही वैसी ही एक आवाज गूंजी और झाड़ियों से 2 आदमी बरामद हुए। मेरे साथी ने उन्हें देखते ही कहा, मैं मेहमान को ले आया हूँ, तुम लोग इसे हिफाजत से ले जाओ। वो दोनों कोई जवाब दिए बगैर झाड़ियों में चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वहां से बरामद हुए तो उनके साथ ट्रेल मोटरसाइकिलें भी थीं, जिन्हें वो खींचते हुए झाड़ियों में से बाहर ला रहे थे। उन दोनों ने मोटरसाइकिलें स्टार्ट की तो मेरे साथी ने मुझे बैठने का इशारा किया। एक मोटरसाइकिल पर वो खुद भी सवार हो गया और बोला, तुम मेहमान को लेकर चलो, मैं 1-2 काम निपटा कर अभी आता हूँ। बहुत एहतियात की जरूरत है, इन्हें मंजिल तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे ले जाने वाले ने असबात में सर हिलाया और बगैर कुछ कहे मोटरसाइकिल झटके से आगे बढ़ा दी। वो अब तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गूंगा हो। मुझे उसकी खामोशी से उलझन हो रही थी। उसकी खामोशी ही क्या, मुझे तो ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। वो न जाने कौन लोग थे, मैं उन्हें पहचानता भी नहीं था, मगर वो मेरी मदद कर रहे थे। एक मरतबा फिर अपनी उलझन रफा करने के लिए मैंने मोटरसाइकिल सवार से पूछा, तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो? वो गूंगा बहरा बना मोटरसाइकिल चलाता रहा। उसके रवैये से ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरी बात ही न सुनी हो। मैं उसकी बेनियाजी पर झुंझला गया और सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे क्या पूछा है? ये कहते हुए मैंने उसे झंझोड़ दिया।
उसने मोटरसाइकिल रोकी और साइड स्टैंड पर लगाकर नीचे उतर गया। उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। मैं हैरत से उसे देख रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए अपना मुंह खोल दिया। उसकी जबान कटी हुई थी। मैं कांप कर रह गया। वो पैदाइशी गूंगा नहीं था, बल्कि उसे गूंगा बना दिया गया था। मैंने नदामत भरे लहजे में कहा, सॉरी यार, मुझे अफसोस है। गूंगे ने अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल कर मुझे बोलने से रोक दिया और दोबारा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मुझे सवार होने का इशारा किया। मैं खामोशी से मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। फिर वो तकरीबन 3 घंटे तक कच्चे रास्तों पर मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा। मैं जहन पर जोर देकर उस इलाके को पहचानने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये शहर का कौन सा इलाका है। फिर मैं तन बतकदीर होकर बैठ गया। मोटरसाइकिल दरख्तों के एक झुंड के पास रुक गई। गूंगे ने मुझे उतरने का इशारा किया। फिर मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पर टिका कर खुद भी उतर गया। उसने हलक से उल्लू की आवाज निकाली। दरख्तों के झुंड में से एक और शख्स नमूदार हुआ। वो दराज कद और दोहरे जिस्म का मालिक था। उसके चेहरे पर घनी मूछें थीं। शाने से 7mm की राइफल झूल रही थी और सीने पर गोलियों की बेल्ट क्रॉस की शक्ल में सजी हुई थी। उसने सर से पांव तक मेरा जायजा लिया। फिर झटकेदार लहजे में बोला, बाबा खैरियत से पहुंच गए आप लोग। ये कहकर उसने अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। उसकी गिरफ्त मजबूत और अंदाज में गर्मजोशी थी। उसने कहा, आओ बाबा, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। फिर वो बुलंद आवाज में बोला, धनी बख्श, गाड़ी लाओ। उसके ये कहते ही दरख्तों के झुंड से एक पजेरो बरामद हुई। मैं उसके साथ पजेरो में सवार हो गया। वहां तक पहुंचाने वाला गूंगा वहीं रुक गया था। मैं खामोशी से बैठा गाड़ी के बाहर पीछे भागते हुए मंजरों को देख रहा था। दराज कामत खामोश बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसे सिगरेट पीते देखकर मुझे भी सिगरेट की तलब हुई। दराज कामत शायद मेरी नजरों का मफहूम पहचान गया था। उसने सिगरेट का पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया और भारी आवाज में बोला, लो बाबा पियो, तकल्लुफ मत करो। मैंने पैकेट उसके हाथ से ले लिया। उसने अपने कीमती लाइटर से सिगरेट सुलगाया। मैंने बेताबी से खूब गहरा कश लिया और अचानक मुझे खांसी आ गई। दराज कामत मुस्कुराकर बोला, आहिस्ता बाबा आहिस्ता, लगता है तुम्हें जेल में कुछ भी नहीं मिला। मैंने तल्ख लहजे में कहा, वहां तो रहने के लिए खाना मिल जाता था, वही गनीमत था। मैं बिल्कुल बेजारो मददगार था। कोई मुलाकाती नहीं था। बाहर से भी कोई आ नहीं सकता था। ऐसे लोगों से तो जेल का अमला भी नाखुश रहता है। फिर मैं आम कैदियों के साथ था भी नहीं, खुसूसी सेल में था। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं जानता हूँ बाबा, मगर तुमने ये नहीं पूछा कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या फायदा है पूछने का। मैंने इससे पहले मुख्तलिफ लोगों से पूछने की कोशिश की, मगर किसी ने खातिर खा जवाब न दिया। चलिए आप बता दें कि आप कौन हैं और मुझसे क्या हमदर्दी है। वो हंसकर बोला, मुझे जान कर क्या करोगे, मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। मेरे जी में आया कह दूं कि वो तो खैर तुम्हारे हुलिये से ही जाहिर है, मगर मैं खामोश रहा। वो बोला, मैं एक बदनाम डाकू हूँ और मेरा नाम हाकिम खान है। लोग मुझे हाकू कहते हैं। उसने यूं कहा जैसे उसके इंकिशाफ से मैं उछल पड़ूंगा। फिर वो बोला, लोग मेरा नाम सुनकर दहशतज़दा हो जाते हैं। उसने ऐसे अंदाज से कहा जैसे उसे इस बात पर फख्र हो। मैं उसका नाम सुनकर जरा सा भी मुतासिर नहीं हुआ था, क्योंकि वो नाम मैंने पहली बार सुना था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, आपके ख्याल में मैं शरीफ आदमी हूँ? मैं तो खुद इन्हीं राहों का राही हूँ। फिर मैं जरा रुक कर बोला, मगर आपको मुझसे यकायक हमदर्दी क्यों हो गई? उसने सिगरेट का कश लगाकर धुआं खारिज करते हुए कहा, हमदर्दी मुझे नहीं बल्कि सरदार को है। इससे पता चला कि गोया वो सरदार नहीं था। मैंने उसे कुछ न पूछा, खामोशी से सिगरेट पीता रहा। गाड़ी में एक फ्लास्क में गरम गरम चाय मौजूद थी। हाकू ने वक्फे वक्फे से मुझे 2 दफा चाय पिलाई और बिस्किट भी खिलाए। चाय पीते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम पिकनिक पर जा रहे हों। बिस्किट के साथ चाय पी तो मेरी कुछ जान में जान आई। फिर गाड़ी के हिचकोलों से मुझे नींद आ गई और जरा ही देर के बाद मैं गहरी नींद सो गया। गाड़ी रुकी तो धचके से मेरी आंख खुल गई। मैंने शीशे से बाहर झांका। सूरज गुरूब होने वाला था। हमारी जीप एक झुंड के पास खड़ी हुई थी। बाहर 2 आदमी मौजूद थे। उनके चेहरों पर ढाटे थे और हाथों में राइफलें। उन्होंने हाकू से 2-4 बातें की, फिर गाड़ी को आगे जाने का रास्ता दे दिया। हाकू ने मुझे बताया, ये हमारे गार्ड हैं। इस इलाके में कोई गाड़ी इनकी मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकती, उसमें पुलिस का कोई आला अफसर ही क्यों ना बैठा हो। यहाँ से वो इलाका शुरू होता है जो सरदार की अमलदारी में है। पजेरो एक पगडंडी नुमा रास्ते पर दौड़ रही थी। रास्ते के दोनों तरफ दरख्तों के झुंड थे और खुदरौ झाड़ियां उगी हुई थीं। कहीं कहीं मुझे मुसल्लम मुहाफिज भी नजर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी डाकू की कमीनगाह की तरफ नहीं बल्कि किसी राजा की स्टेट की तरफ जा रहा हूँ। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद पजेरो रुक गई। सामने ही मुझे खैमों की एक बस्ती नजर आ रही थी। वहां एक तरफ कई गाड़ियां भी मौजूद थीं। हाकू ने मुझे गाड़ी से उतरने का इशारा किया।
मैं नीचे उतरा तो मेरी नज़र दो मुसल्लम मुहाफिजों पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी तलाशी ली, फिर पीछे हट गए। हाकू बोला, आओ तुम्हें सरदार से मिलाऊं। वो एक खैमे की तरफ बढ़ा जो दूसरों की निस्बत खासा बड़ा था। उसके गिर्द भी कई मुसल्लम मुहाफिज नजर आ रहे थे। उन सब ने हाकू को हाथ उठाकर सलाम किया। उनके अंदाज से लग रहा था कि हाकू भी इस गिरोह में नुमाया हैसियत का हामिल है। उसने खैमे के पास खड़े होकर सिंधी में कहा, मेहमान को ले आया हूँ सरदार। अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ। हाकू मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। खैमे में फर्शी नशिस्त थी। सामने ही भारी बदन का एक सुर्ख व सफेद जवान आदमी आलती पालती मारे बैठा हुआ था। राइफल उसके सीधे हाथ पर रखी थी। मुझे देखकर वो अपनी जगह से उठ गया और भरपूर अंदाज में मुसाफा किया। मैंने भी गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। वो खैमा दो हिस्सों में मुनकसिम था। दूसरे हिस्से में शायद सरदार की ख्वाबगाह थी। उस हिस्से में से कोई अचानक निकल कर हमारी तरफ आया। उसे देखकर मैं दम बखुद रह गया। वो ग्लोरिया थी। ग्लोरिया को देखकर मारे हैरत के मैं गुंग रह गया। कई लम्हे तक मेरे हलक से कोई आवाज न निकल सकी। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे मुझसे कह रहे हो, देखा मेरा कमाल। मैं टिकटिकी बांधे उसे घूर रहा था। आखिर इस खामोशी को सरदार के बुलंदोबांग कहकहे ने तोड़ दिया। वो कहकहा लगाकर बोला, साईं आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैंने जल्दी से कहा, यह बात नहीं है, दरअसल मुझे तवक्को थी कि सरदार ने मेरी बात काट दी। बोला ये कि तुम्हारी औरत इधर होगी। मेरी औरत? मैं फिर हैरत ज़दा रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, ग्लोरिया ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। बोली, तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने वडेरे अहमद बख्श से दरखास्त की थी। अब ये मत कहना कि कौन अहमद बख्श। ग्लोरिया ने आखिरी जुमला फ्रेंच में अदा किया। मैं थोड़ी बहुत फ्रेंच समझ लेता था। ग्लोरिया फिर फ्रेंच में बोली, वडेरा अहमद बख्श पाकिस्तान में हमारा हमदर्द है। मैंने वडेरे अहमद बख्श का नाम सुन रखा था। वो थर के इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। सियासत में भी हिस्सा लेता था, मगर दरपर्दा स्मगलरों और डाकुओं की सरपरस्ती करता था। अगर वो पाकिस्तान में ग्लोरिया का हमदर्द था तो कोई ग्लोरिया की तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता था। अचानक सारी बात मेरी समझ में आ गई। ग्लोरिया के कहने पर वडेरे ही ने मुझे जेल से निकलवाया था और अब मैं उसके पले हुए एक डाकू की पनाह में था। मैंने ग्लोरिया से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो बोली, प्रोग्राम क्या? हम यहाँ से सीधे वडेरे के पास जाएंगे। हमें पाकिस्तान से वही निकाल सकता है। मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा, सोच लो ग्लोरिया, कहीं हम किसी और मुश्किल में न फंस जाएं। ग्लोरिया ने पूछा, मसलन कैसी मुश्किल? मैंने कहा, ये वडेरे और जागीरदार हवा का रुख देख कर चलते हैं। अगर हमारी वजह से वडेरे के सियासी कद में इजाफा मुमकिन हुआ तो वो हमारी गिरफ्तारी में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेगा। हालिया फरार के बाद कम से कम मैं तो गैर मुल्की दहशतगर्द करार पा चुका हूँ। ग्लोरिया ने पुरसुकून लहजे में कहा, हमें डबल क्रॉस करना इतना आसान नहीं है कामरान। मेरे पास भी वडेरे के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। वो खुद गैर मुल्की ताकतों का आलायकार है। वो ऐसी हिमाकत कभी नहीं करेगा। सरदार ने बेजारी से कहा, साईं ये आप लोग किस जबान में बात कर रहे हो? बाबा इंग्लिश में बात करो ताकि हम भी तो कुछ समझें। मैंने उर्दू में कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरी बीवी को दरअसल ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, इसलिए ये अपनी मादरी जबान में बात कर रही है। ग्लोरिया ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, हम आज ही साईं अहमद बख्श के पास जाना चाहते हैं। उसने ये जुमला ठहर ठहर कर इंग्लिश में अदा किया जैसे वाकई उसे इंग्लिश बराए नाम आती हो। सरदार बोला, मैं आप लोगों को सुबह सवेरे साईं अहमद बख्श की तरफ रवाना कर दूंगा। आज हम यहाँ जश्न मना रहे हैं, आप लोग भी उसमें शरीक हो जाएं। ग्लोरिया ने हैरत से कहा, इस जंगल में जश्न? सरदार ने हंसकर कहा, आप देखेंगी तो ज्यादा हैरान होंगी। मैंने कराची और हैदराबाद से बेहतरीन फनकार बुलाए हैं। सरदार अटक अटक कर बोल रहा था। उसे ऐसी इंग्लिश नहीं आती थी कि वो रवानी से बोल सकता। ग्लोरिया ने मेरी तरफ देखते हुए फ्रेंच में कहा, क्या ख्याल है कामरान, इनके जश्न में शरीक हुआ जाए? मैंने फ्रेंच में ही कहा, यहाँ वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं है, मगर इन लोगों की खुशी इसी में है, इसलिए हमें जश्न में शरीक होना पड़ेगा। ग्लोरिया ने सरदार से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। मैंने सरदार से कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। उसने हाकू के साथ मुझे एक खैमे में भेज दिया। वहाँ पराल का आरामदह बिस्तर मौजूद था। मैं बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया।